गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में बताया था। तो आईपीसी के बारे में कुछ और भी प्रावधान हैं। तो आईपीसी के बारे में ही बताना मतलब मूल विधि के बारे में ही बताना शुरू करते हैं। तो उसके तहत जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अगर आप प्रैक्टिस सेट हल कर रहे होंगे या फिर आगे जब हम हल करवाएंगे तब आप देखेंगे कि जो चीज़ें मैं यहाँ बताने चल रहा हूँ इससे ढेर सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और प्लस आप अगर समाज में रहते हैं तो इन धाराओं का बहुत उपयोग होता है। थोड़ा ध्यान से देखें और इनकी जानकारी अपने दिमाग में इकट्ठा करें। कुछ इस वीडियो में, कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और यहाँ से बड़ी मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा एक बार ध्यान से इन सब चीज़ों को समझ लें ताकि अगर कभी पेपर में आपको मिले ये सब तो गलत ना हो। चलिए फिर शुरू करते हैं, समझाते हैं आपको। थोड़ा ध्यान समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए देखिए, समझिए इसको। दरअसल ये जो भारतीय दंड संहिता है, आप यहाँ देखो लिखा हुआ है भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860। अब 1860 में कौन था यहाँ पर? 1860 में हम लोग स्वतंत्र तो थे नहीं। 1860 में यहाँ पर वायसराय कैनिंग थे। वो भारत के प्रथम वायसराय भी थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि 1857 क्रांति के बाद पद बदल दिया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग थे वायसराय। उन्हीं के समय में भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पेनल कोड की शुरुआत हुई। इसके तहत क्या हुआ कि जैसे कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय ये बनाया गया कि कुछ हम नियम कानून बनाएंगे जिसके तहत जो लोग गलत काम करेंगे उनको सजा दी जाएगी। तो उसी के लिए ये आईपीसी की शुरुआत हुई। तो उसमें जो प्रावधान थे, मतलब कि जो आज आईपीसी हमारे ऊपर यूज की जाती है, चलाई जाती है, वो 1860 का है। सोचो कितना पुराना प्रावधान लेकर ढो रहे हैं हम आज भी। मतलब आज भी जो हमारी कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था है, वो 1860 से ही चली आ रही है। सोचिए कितना पुराना है। थोड़ा सा यहाँ से जान लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड है, जिसे बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, 1860 को 6 अक्टूबर 1860 को महाराज्यपाल की अनुमति से प्राप्त हुई थी। मतलब उस समय अंग्रेज थे तो महाराज्यपाल की नियुक्ति करते थे। यह संहिता 1 जनवरी 1862 को प्रवर्तनीय हुई। ध्यान रखिए कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बना कब था और प्रवर्तनीय कब हुआ था, दोनों ध्यान रखिएगा। 6 अक्टूबर 1860 को महाराज्यपाल की अनुमति से प्राप्त हुई थी, मतलब लगना चाहिए। और 1 जनवरी 1862 को ये लागू कर दिया गया था पूरे भारत में। ध्यान रखिएगा इसको। और उस समय राजधानी कहाँ थी, मतलब अंग्रेजों की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता में थी। 1911-12 में भारत दिल्ली में आई थी, तब इसका मतलब उस समय अंग्रेज कलकत्ता में मुख्य रूप से थे और उस समय अंग्रेज ही इसको लाए थे। इसको दिमाग में बैठाइएगा। इसके जितने प्रावधान आप पढ़िएगा, समझिएगा, ये दिमाग में रख के समझिएगा कि ये अंग्रेज बना रहे हैं भारतीयों के लिए। तो उस हिसाब से समझेंगे तब इनकी धाराएं अच्छे से दिमाग में बैठेंगी। ये आज के हिसाब से नहीं बनी है, ये उस समय के माहौल के हिसाब से बनी है। तो अगला देखते हैं। भारतीय दंड संहिता में मूलतः उस समय 488 धाराएं थी। जैसे हमारा जब संविधान बना था 395 अनुच्छेद थे, आज वर्तमान में 470 से ज़्यादा हो गए हैं। वैसे ही भारतीय दंड संहिता जब बनी थी, जब अंग्रेज इसे बनाए थे, तो 488 धाराएं थी। आज इसमें 511 धाराएं हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों फैक्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे भी देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए आप, भारतीय दंड संहिता का सबसे छोटा अध्याय जो है अध्याय 23 है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिसमें मात्र एक धारा है। कौन सी धारा है? 511। लास्ट वाली धारा है अध्याय 23 में। यही सबसे छोटी धारा, सबसे छोटा अध्याय है। और जो सबसे बड़ा अध्याय है वो है अध्याय 17, जिसमें 378 से 462 तक की धाराएं, मतलब कुल 85 धाराएं हैं। याद रखिएगा, सबसे छोटा 23वां है, मतलब अंतिम वाला है, जिसमें केवल एक धारा है, 511 नंबर। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में धारा भी देखेंगे कि इस धारा में क्या मुख्य प्रावधान है। सभी 511 धाराएं आपको पढ़ना जरूरी नहीं है। जैसे आप जब संविधान पढ़ते हो तो आपको सभी 395 अनुच्छेद पढ़ना जरूरी नहीं होता है, वैसे यहाँ भी सभी 511 धाराएं पढ़ना जरूरी नहीं है। जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो देखना है। इसी में भारतीय दंड संहिता में जो अपराधी हैं, विभिन्न अपराधों के लिए जो अपराधियों को प्रावधान किया गया, उनकी आयु भी अलग अलग बनाई गई है कि अलग अलग आयु के लोगों के लिए अपराध की सीमा अलग अलग की गई है। हालांकि धारा हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पर हम वो देख रहे हैं कि वो धाराएं जिनमें मृत्युदंड का प्रावधान, मतलब ऐसे कार्य, कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जिसमें उन धाराओं में
मतलब जब आईपीसी लिखा गया था, ध्यान रखिएगा आज के हिसाब से नहीं सोचना है आपको, ये 1857 क्रांति के बाद जब अंग्रेज़ों की स्थिति जो थी उस हिसाब से ये कोड बनाया गया है। तो उस हिसाब से सोचना है कि उस समय किन किन अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान अंग्रेज किए थे, वही आपको देखना है। बने थे 488 थे, आज कुछ सुधार करके 511 पहुँचाए, कुछ नया जोड़े हैं हम बस। तो उसमें किस किन कार्यों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान अंग्रेज किए थे वो आपको जानना जरूरी है। धारा 121 के तहत सरकार के विरुद्ध अगर कोई काम कर रहे हैं, जैसे उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी थे तो भारत सरकार को मतलब भारत को स्वतंत्र कराने के लिए काम कर रहे थे, तो वो अंग्रेजों के विरुद्ध माना जाता था। मतलब अंग्रेज तो अपने विरुद्ध मानेंगे ही क्योंकि वो यहाँ पर शासन कर रहे हैं। तो धारा 121 में उन्होंने सरकार के विरुद्ध काम करने के अगर कारण कोई पकड़ा जाएगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तो भगत सिंह को इसी में तो पकड़े थे, जो बोल रहे थे विद्रोह भड़का रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्रांतिकारियों को इन लोगों को फांसी पे लटका दिए थे। तो कहाँ वर्णन है? 121 में। धारा 132 के विद्रोह का, जैसे धारा 132 में उन्होंने क्या कहा, विद्रोह का आप दुष्प्रेषण कर रहे हो, या फिर मतलब कि दुष्प्रेषण मतलब कि आप प्रचार कर रहे हो विद्रोह बढ़ाने का, जिससे विद्रोह हो जाए, मतलब उनके खिलाफ। आप उसी हिसाब से सोचेंगे तभी ये समझ में आएगा। तो इसका वर्णन था 132 में कि इससे क्या हो जाएगा, मृत्युदंड तब भी आपको दिया जाएगा। आप कोई ऐसा विद्रोह कर रहे हो जिससे कि विद्रोह भड़क जाए तो अंग्रेजों के खिलाफ, तो वहाँ पर भी मृत्युदंड का प्रावधान था। अगर आप ऐसे साक्ष्य बना रहे हो जिससे किसी निर्दोष की फांसी हो जाए, अब सोचो ये कितनी अच्छी चीज़ें लाए हैं, लेकिन ये अपने लिए लाए थे किसी अंग्रेज को फांसी ना हो जाए। तो अगर आप ऐसे कोई साक्ष्य बना रहे हो जिससे किसी निर्दोष को फांसी हो जाए, तो धारा 194 के तहत उसमें भी फांसी का प्रावधान था। मतलब कि आपके गलत सबूतों की वजह से अगर कोई निर्दोष को फांसी हो गई तो भी आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो ये वाला थोड़ा अच्छा था, लेकिन ये सब अपने लिए ही वो लोग किए थे। और अगला है 303 के तहत हत्या किए हो तब भी आपको फांसी हो जाएगी, मतलब मृत्युदंड मिलेगा। शिशु या उन्मत्त व्यक्ति द्वारा आत्महत्या दुष्प्रेषण धारा 305, मतलब जैसे आपने शिशुओं की हत्या कर दी, या फिर किसी उन्मत्त मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो दिमागी रूप से संतुलित ना हो, किसी खाद्य पदार्थ की वजह से या फिर वैसे भी, अगर उसको आपने मार दिया या फिर उसी अवस्था में आपने किसी का आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित किया, तब भी आपको धारा 305 के तहत मृत्युदंड दिया जाएगा। हत्या का प्रयत्न, अगर आप हत्या का प्रयत्न भी कर रहे हो तब भी आपको मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। थोड़ी सी चीज़ें और देख लें आप। मुक्त धन के लिए व्यपहरण धारा 364A में, मतलब जैसे आप जानते हो कि अंग्रेजों के ढेर सारे खजाने भारतीय लूट लेते थे, तो ये जो डकैती होती थी, तो मुक्त धन के व्यपहरण के लिए आप उनका अपहरण कर ले रहे हो, उनको ले रहे हो, तब भी आपको मृत्युदंड का प्रावधान था। हत्या सहित डकैती धारा 396 में था कि अगर आप हत्या भी कर रहे हो डकैती भी कर रहे हो तब भी आपको मृत्युदंड का प्रावधान था। सिंपल सी बात है, अगर हत्या का प्रावधान के लिए आपको मृत्युदंड है और डकैती भी करोगे तो मृत्युदंड तो मिलना ही मिलना है। तो इन्हीं चीज़ों में तो फंसाकर बहुत सारे भारतीयों को मृत्युदंड दिया जाता था उस टाइम। तो ये तो हो गया मृत्युदंड से। कुछ और प्रावधान थे इस आईपीसी में, तो उसको भी आप थोड़ा सा देख लें। जैसे यहाँ पर देखें आप, आजीवन कारावास, मतलब उस समय जो आजीवन कारावास वो का नियम लाए थे, उसका मात्र काम मतलब वो क्या था कि आजीवन कारावास की अवधि क्या थी कि अपराधी का बचा हुआ जीवन, मतलब कि अभी जैसे जब उसको आजीवन कारावास हो रहा है, जैसे मान लो 20 साल का है तभी आजीवन कारावास कर दिए, तो शेष बचे हुए पूरा जीवन वो जेल में बिताना होगा। दूसरा, किसी अपराधी को न्यूनतम 24 घंटे एवं अधिकतम 20 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। मतलब आईपीसी में उसी में प्रावधान था कि आप कम से कम अगर किसी को सज़ा दे सकते हो 24 घंटे का, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर देना चाहोगे 14 वर्ष का आप सज़ा दे सकते हो, नहीं तो उसके बाद आपको क्या देना होगा, आजीवन कारावास। अगला, किसी अपराध को किया जा सकने वाले जुर्माने की राशि अनिश्चित है। मतलब जैसे आपने कोई अपराध किया है या फिर करने वाले हो, तो उसके लिए जो जुर्माने की राशि थी वो निश्चित नहीं थी, अंग्रेजों के ऊपर था, कितना भी जुर्माना लगा देंगे आपको देना पड़ेगा। इसको आप याद रखिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। आइए लास्ट में कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, उसके बाद की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। किसी अपराध को किया जा सकने वाले जुर्माने की राशि अनिश्चित ही हो गया। भारतीय दंड संहिता में वर्णित वे अपराध जिनके प्रयत्न ही दंडनीय है, मतलब भारतीय दंड संहिता में ऐसे अपराध जिनका प्रयत्न भी करना दंडनीय है, वो कौन कौन से हैं। हत्या का प्रयत्न धारा 307 आज भी है, 302 307 जानते हो। आप हत्या का प्रयत्न कर रहे हो तब भी आपको दंड दिया जाएगा। आपराधिक मानव वध या प्रयत्न करना धारा 308 के तहत, तब भी आपको सजा दी जाएगी।
आत्महत्या का प्रयत्न कर रहे हो तब भी आपको धारा 309 के तहत सज़ा दी जाएगी। लूट का प्रयत्न कर रहे हो, किसी को लूटने का प्रयत्न कर रहे हो तब भी आपको धारा 393 के तहत सज़ा दी जाएगी। अभी और भी बहुत सारे प्रावधान हैं जो इस आईपीसी में किए गए थे, जो उस समय अंग्रेज किए थे अपने समय के लिए, लेकिन उनका प्रयोग आज भी हो रहा है और इनसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा और पढ़ते रहिए, घर पे रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आप पढ़ते रहें।